आज हम एक ऐसी हिस्टोरिकल जर्नी पर निकलने वाले हैं जिसने लिटरली आज की मॉडर्न दुनिया को शेप किया है। हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर की। वर्ल्ड वॉर 2 की राख से उठकर आने वाले 45 सालों तक इस टेंशन फिल्ड एरा ने हमारी जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से डिफाइन किया। तो बिना किसी देरी के चलिए इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। इस जर्नी के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल सेट है। हम स्टार्ट करेंगे द एंड इज द बिगिनिंग से, फिर देखेंगे डिवाइडिंग द वर्ल्ड, उसके बाद द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, फिर राइवल अलायंसेस एंड आर्म्स रेस टू द स्काईज, और आखिर में द कोल्ड वॉर अरीनाज को कवर करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले चैप्टर पर, द एंड इज द बिगिनिंग। साल था 1945। एक मैसिव डेविस्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 2 फाइनली खत्म हो चुका था। एलाइड फोर्सेस, जिनमें यूएस और सोवियत यूनियन शामिल थे, उन्होंने मिलकर एक्सिस पावर्स को हरा दिया था। 1945 में एल्बे रिवर पर जब ये सोल्जर्स मिले तो वो आपस में गले मिल रहे थे। दे वर सेलिब्रेटिंग, राइट? उन्होंने नाजीज को डिफीट किया था। लेकिन इन स्माइल्स के ठीक पीछे टॉप लीडर्स के बीच ना एक गहरा मिसट्रस्ट पनप रहा था। एक तरफ यूएस के एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेट्स थे और दूसरी तरफ डिलेड मिलिट्री इन्वेजन्स को लेकर सोवियट्स के अंदर की रेजेंटमेंट। ग्राउंड पर सोल्जर्स की जो गर्माहट थी वो टॉप लीडरशिप की जमती हुई बर्फ के बिल्कुल ऑपोजिट थी। और पता है, यही एक नए कॉन्फ्लिक्ट का ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। इस ब्रूइंग राइवलरी की गहराई को अगर किसी ने परफेक्ट तरीके से कैप्चर किया तो वो थे द सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन। 1946 में उनका एक स्टेटमेंट आया, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम वर्ल्ड। ये बस कोई कैजुअल रिमार्क नहीं था, ये एक क्लियर पावरफुल डिक्लेरेशन थी जिसने आने वाले हाफ सेंचुरी के इनएविटेबल आइडियोलॉजिकल क्लैश का पूरा फाउंडेशन सेट कर दिया था। और बस इसी आइडियोलॉजिकल क्लैश को हम द कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। ये यूएस और यूएसएसआर के बीच ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए एक डेकेड्स लॉन्ग बैटल थी। पर इसकी सबसे डिफाइनिंग और ऑनेस्टली सबसे अजीब बात क्या थी? इन दोनों सुपर पावर्स के बीच कभी भी डायरेक्ट फेस टू फेस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। उन्होंने लिटरली कभी एक दूसरे पर ट्रिगर पुल नहीं किया, लेकिन दुनिया के बाकी हर कोने में, हर लेवल पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अग्रेसिवली फाइट किया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के हार्ट में था क्या? एक मैसिव आइडियोलॉजिकल इंजन। एक साइड पर था वेस्टर्न ब्लॉक, जो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को चैंपियन कर रहा था, और उनके ठीक ऑपोजिट खड़ा था ईस्टर्न ब्लॉक, जो पूरी तरह से कम्युनिज्म पर एंकर था। ये बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी को रन करने की दो बिल्कुल एक्सट्रीम ओपोजिंग फिलॉसफीज थीं। और इन्हीं दोनों के बीच का जो कंटिन्यूअस पुश एंड पुल था ना, वही इस कोल्ड वॉर का असली बैटलफील्ड था। अब आते हैं हमारे अगले फेज पर, चैप्टर 2, डिवाइडिंग द वर्ल्ड। ये जो आइडियोलॉजिकल स्प्लिट था वो सिर्फ लोगों के दिमाग में एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं रहा। इसने यूरोप के मैप को लिटरली दो हिस्सों में फाड़ना शुरू कर दिया। 20 मिलियन, ये वो स्टैगरिंग नंबर है जितने लोग सोवियत यूनियन ने सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 में खोए थे। सोचिए इस बारे में। अगर आप इस हॉरिफिक लॉस को और उन पर सेंचुरीज से हुए वेस्टर्न इन्वेजन्स की हिस्ट्री को देखें तो उनका डीप पैरानोया समझ आता है। सोवियट्स के लिए ईस्टर्न यूरोप में एक ज्योग्राफिकल बफर जोन बनाना सिर्फ कोई पॉलिटिकल मूव नहीं था, इट वॉज अ डेस्परेट नीड फॉर सर्वाइवल। लेकिन इस सर्वाइवल या बफर जोन को सिक्योर करने की कीमत आखिर में ग्लोबल ट्रस्ट को चुकानी पड़ी। 1945 के याल्टा और पॉट्सडम कॉन्फ्रेंसेस में यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने फ्री इलेक्शंस पुश किए, जो एक्चुअली फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने पहले नेगोशिएट किए थे, लेकिन स्टालिन ने ब्लंकली रिफ्यूज कर दिया। फ्री इलेक्शंस के सारे प्रोमिसेस टूट गए और देखते ही देखते पोलैंड, हंगरी और रोमानिया जैसे ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स सिस्टमैटिकली इंस्टॉल कर दी गईं ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बफर बन सके। इस डार्क और बिल्कुल नई रियलिटी को विंस्टन चर्चिल ने अपने एक फेमस स्पीच में ब्रिलियंटली समराइज किया। उन्होंने कहा, एन आयरन कर्टन हैज डिसेंडेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। यूरोप फंडामेंटली स्प्लिट हो चुका था। यहाँ तक कि जर्मनी खुद दो हिस्सों में कट गया, जिसका ईस्टर्न पार्ट ऑफिशियली सोवियत कंट्रोल्ड जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। ये डिवीजन अब फिजिकल था और बहुत बहुत रियल था। चैप्टर 3, द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। तो जब ये आयरन कर्टन पूरी तरह से ड्रॉ हो गया, यूएस को एक ब्रांड न्यू स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ गई। 1946 से 1947 के बीच प्रेसिडेंट ट्रूमन ने एक एक्टिव और डेलिब्रेट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसका मेन मकसद था सोवियत इन्फ्लुएंस को और फैलने से रोकना, उसे कंटेन करना, जिसे हम ट्रूमन डॉक्ट्रिन कहते हैं। उसके अंडर यूएस ने $400 मिलियन का मैसिव इकोनॉमिक और मिलिट्री एड भेजा, स्पेसिफिकली कहाँ? ग्रीस और टर्की में, ताकि इन नेशंस को कम्युनिस्ट प्रेशर्स रेजिस्ट करने में मदद मिल सके और उनकी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस बची रहे।
और उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं थी। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल के फेमस मार्शल प्लान के अंडर $1 बिलियन डिप्लॉय किए गए। स्ट्रैटेजी सिंपल थी पर इनक्रेडिबली इफेक्टिव। एक कंप्लीटली रूइंड, इम्पोवरिश्ड वेस्टर्न यूरोप को वापस से रीबिल्ड करना। क्यों? ताकि वहां की स्टार्विंग और डेस्परेट पॉपुलेशन कम्युनिज्म की तरफ ना चली जाए। एक स्ट्रॉन्ग, रिवाइटलाइज्ड इकोनॉमी को ही इस आइडियोलॉजिकल स्प्रेड के खिलाफ बेस्ट डिफेंस माना गया। इस सारे जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक मेजर हाई स्टेक्स ड्रामा हमें देखने को मिला 1948 के बर्लिन एयरलिफ्ट में। सोवियत्स ने क्या किया? उन्होंने एलाइज को बाहर निकालने के लिए वेस्ट बर्लिन आने वाले हर हाईवे, वाटर और रेल ट्रैफिक को कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया, एक स्टार्वेशन ब्लॉकेड बना दी। लेकिन एलाइज ने इसका आंसर आसमान से दिया। 11 एग्जॉस्टिंग महीनों तक उन्होंने कंटिन्यूअस फ्लाइट्स के थ्रू फूड, फ्यूल और सारी एसेंशियल सप्लाईज सिटी के अंदर एयरलिफ्ट की। ये एक ऐसी मैसिव लॉजिस्टिकल ट्रायम्फ थी जिसने सोवियट्स को कंप्लीटली आउटमैनूवर कर दिया। और फाइनली मई 1949 में उन्हें आखिरकार ये ब्लॉकेट हटानी ही पड़ी। Moving on to Chapter 4, Rival Alliances and Arms. अब इस बर्लिन क्राइसिस के बाद यूरोप के आर पार बनी हुई वो इनविजिबल लाइंस और ज़्यादा फॉर्मलाइज होने लगी थी, मैसिव और हेविली आर्म्ड पैक्ट्स के फॉर्म में। एक साइड पर नेटो था, जो 1949 में यूएस, कनाडा और दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने मिलकर बनाया था। ये एक स्ट्रिक्ट कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट था जिसका रूल बिल्कुल सिंपल था, अटैक वन एंड यू अटैक ऑल। इसके डायरेक्ट रिस्पॉन्स में सोवियट्स ने 1955 में अपना वॉर्सॉ पैक्ट लॉन्च कर दिया, जिसमें यूएसएसआर, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी जैसे नेशंस शामिल थे। अब पूरी दुनिया ऑफिशियली 2 हेविली गार्डेड कैंप्स में परमानेंटली लॉक हो चुकी थी, और ये फॉर्मल डिवीजन डायरेक्टली एक टेरिफाइंग और रैपिड फायर एस्केलेशन की तरफ ले गया। 1949 में यूएसएसआर ने अपना पहला ए बॉम्ब टेस्ट किया, और इसके साथ ही यूएस की जो न्यूक्लियर मोनोपोली थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। सिर्फ 3 साल बाद 1952 में यूएस ने अपना और भी ज्यादा डेवस्टेटिंग हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया, और गेस व्हाट? ठीक 1 साल बाद 1953 में यूएसएसआर ने भी अपना हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर लिया। ये एक ऐसी तेज और डेंजरस ग्लोबल आर्म्स रेस थी जिसमें अब ह्यूमैनिटी को कंप्लीटली वाइप आउट करने की कैपेबिलिटी डायरेक्टली इन सुपर पावर्स के हाथों में आ चुकी थी। Chapter 5, Race to the Skies. ये इंटेंस पैरानोया और फियर्स कंपटीशन सिर्फ जमीन तक तो रुकने वाला नहीं था, ये सीधे आसमान की तरफ गया, एक पूरी स्पेस रेस में। अगस्त 1957 में यूएसएसआर ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अनाउंस की, और बस 2 महीने बाद उन्होंने स्पुतनिक लॉन्च कर दिया, दुनिया का सबसे पहला अनमैन्ड सैटेलाइट। इन सोवियत अचीवमेंट्स ने अमेरिकन्स को कंप्लीटली शॉक कर दिया। इसके बाद यूएस ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैसिव फंडिंग पोर करना शुरू किया, और 1958 में अपना सैटेलाइट भी लॉन्च किया। आसमान में ये टेंशन ऐसी पीक पर थी जो मई 1960 में तब और बढ़ गई जब सोवियट्स ने यूएस का U-2 स्पाई प्लेन शूट डाउन कर दिया और पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को कैप्चर कर लिया। ड्रामा लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जा चुका था। और अब आते हैं हमारे फाइनल चैप्टर पर, चैप्टर 6, द कोल्ड वॉर अरीनास। तो आइडियोलॉजी, अलायंसेस और स्पेस की इन फाइट्स के बाद आखिर ये टेंशन फिजिकल रियलिटी में एग्जैक्टली कहाँ और कैसे स्पिल हुई? 1961 में ईस्ट जर्मन्स ने इनफेमस बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्ट की। देखिए, अगर आयरन कर्टन एक पावरफुल मेटाफर था ना, तो ये बर्लिन वॉल उसका ब्रूटल और फिजिकल मैनिफेस्टेशन बन गई। इसने राइवल कैंप्स के डिवीजन को फिजिकली सॉलिडिफाई कर दिया, लिटरली परिवारों को और एक पूरी सिटी को रातों रात 2 हिस्सों में बांट दिया। हालांकि दोनों सुपर पावर्स ने एक दूसरे पर डायरेक्टली कभी शॉट्स फायर नहीं किए, लेकिन उन्होंने उन सब को भरपूर फंड जरूर किया जो उनके लिए लड़ रहे थे। इस पूरे पीरियड में दुनिया भर में काफ़ी डेवस्टेटिंग प्रॉक्सी वॉर्स हुई, चाहे वो अर्ली 50s की कोरियन वॉर हो, 1955 में शुरू हुई वियतनाम वॉर, 1960 का कॉन्गो क्राइसिस, या फिर 1961 का वो टेरिफाइंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो लिटरली दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल एज पर ले आया था, और फिर 1979 में सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। म्यूचुअल न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन के डर ने भले ही यूएस और यूएसएसआर को आपस में सीधे लड़ने से रोके रखा, लेकिन बाकी दुनिया इन प्रॉक्सी एरिनाज में हेविली ब्लीड करती रही। डेकेड्स की इस रिलेंटलेस ग्लोबल टेंशन के बाद आखिरकार 1991 का साल आया, और हुआ क्या? सोवियत यूनियन सडनली कोलैप्स हो गया। वो अलग अलग नेशंस में टूट गया। एक बिल्कुल एंटी क्लाइमैक्टिक तरीके से इस लंबी कोल्ड वॉर का एंड हो गया, जिसके बाद यूएसए सोल ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभरा। वो इमेंस सफोकेटिंग प्रेशर जिसने करीब आधी सदी से पूरी दुनिया को घेर रखा था, वो फाइनली सडनली डिसॉल्व हो गया। 1991 में सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद यूएस अकेला सुपर पावर तो बन गया, पर आज इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए इस बारे में,
क्या सच में कोल्ड वॉर के एंड होने का मतलब ग्लोबल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का हमेशा के लिए एंड होना था? आज की दुनिया में हम जो नए जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देख रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं उसी की बची हुई आग तो नहीं? इस हिस्टोरिकल एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप क्वेश्चनिंग हिस्ट्री, कीप सीकिंग फैक्ट्स, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एक्सप्लेनर में। टेक केयर।